नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ से प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित शिक्षण अभिवृत्ति से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो इससे हम लोगों को मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूजीसी पूछता है अपने पेपर में। और दोस्तों, दूसरी बात कि हम लोग कंटिन्यू एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग का ये प्रैक्टिस नंबर 6 है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो आज हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगली क्लास से शोध अभिवृत्ति पे उससे संबंधित क्लास लेंगे और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यालयों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और वो है ऑप्शन विद्यार्थियों की आकांक्षा, और फिर दिया है आकांक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन और फिर सत्रांत मूल्यांकन। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा शैक्षणिक निष्पादन विद्यार्थियों का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए। पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, अधिगमकर्ताओं को उद्देश्य के विषय में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, और ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और 6 नंबर है वांछित उत्तर प्राप्त करना। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है जिसमें से पहला है A, 2 और 3 और 4। ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका 1, 3, 4, 6, और सी नंबर ऑप्शन दे रहा है 2, 3, 5, 6, और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है 2, 3, 4, 5। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो हो जाएगा पहला 1, 2, 3, 4। ये मतलब स्टार्टिंग के चारों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोस्तों आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोलते हुए सोचने की पद्धति है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। प्रदत्त की गौण स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी, और फिर आगे दे रहा है प्रथम स्रोत, और फिर आगे दे रहा है उसमें कि कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। तो आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यालय समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, अनुदेशनोपरांत उपलब्धि की भाषा, अनुदेशन पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यालय समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने में अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है?
4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, मौलिक शोध, मूल्यांकन परक शोध, व्यवहत शोध और क्रियात्मक शोध। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका क्रियात्मक शोध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, आगामी को संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है 1 4 5, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 2 3 और चौथा है 4 5 6। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। कोहॉर्ट, केस स्टडी, पैनल स्टडी और ब्लाइंड स्टडी। तो आपको वहाँ पे दोस्तों से केस स्टडी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे शिक्षण विधियाँ और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? 4 ऑप्शन दे रहा है। प्रदर्शन विधि, दूसरा मॉड्यूलर उपागम, तीसरा अभिक्रमित या अधिगम, चौथा व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण और 5वां सहयोगात्मक विधि। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3, 2 3 4 और 3 4 5 और 1 4 5। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 2 3 4, जिसमें मॉड्यूलर उपागम और फिर अभिक्रमित अधिगम और या फिर व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, ये चारों सही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा दे रहा है? दे रहा है कि ऑप्शन की 2 से अधिक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक, अगला दे रहा है कि 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। अध्यापकों की एक टीम जो विद्यालयों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का क्लास कैसे कैसे बदल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक तथा संकल्पनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए वो 6 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है इसका उपयोग अधिगम मानकों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता की सुधार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा संस्थानों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और 4 नंबर है इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में तैयार किया जाता है। और 5 नंबर जो है, 5 नंबर ये है कि अपनी प्रकृति में औपचारिक तथा अनुदेशानोपरांत घटित होता है। और नेक्स्ट है यह शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा कूट निर्माणात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 5 और लास्ट नंबर है 2 4 6। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 6। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, श्रवण और भाषण कौशल, पठन और लेखन कौशल और शब्दावली और व्याकरण। तो जिसमें होगा आपका दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर श्रवण और भाषण कौशल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। 4 ऑप्शन दे रहा है। जांच सूची, श्रेणी निर्धारण पैमाना, विस्तृत सूची और सुर्खियाँ। तो आपका सुर्खियाँ जो है ये दोस्तों ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन का पैटर्न 13 नंबर के इतना भयानक दिया है। दे रहा है कि नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय फर्स्ट में शिक्षण सामर्थ्य दिए गए हैं तथा समुच्चय दूसरे में से वे विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो शिक्षक को प्रभावी बनाते हैं। इन 2 समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। एक तरफ शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र है और दूसरी तरफ विशिष्ट सामर्थ्य का, और इसमें से हम लोगों को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा कि व्यक्तित्व तथा अभिवृद्धि संबंधी सामर्थ्य, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आत्मसामर्थ्य एवं नियंत्रण की संस्थिति। ठीक है। जो सेकेंड है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कि व्यवहार परक सामर्थ्य। तो फिर इसका हो जाएगा आपका शिक्षण एवं प्रबंध। जो विषय परक सामर्थ्य है ये हो जाएगा आपका विषय तथा सामान्य ज्ञान, और जो शैली संबंधी सामर्थ्य है ये आपका हो जाएगा मतिकता तथा नम्यता। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका मिल रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर ए सही। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता की लिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है और वो ऑप्शन है कि अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, और उसके आगे दे रहा है अधिगमकर्ता के साथी समूह, और नेक्स्ट है परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता 1 अंक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये दे रहा है कि नीचे दिए गए 2 समुच्चयों में समुच्चय फर्स्ट में शिक्षण विधियाँ इंगित की गई है, जबकि समुच्चय सेकेंड में सफलता एवं प्रभाव वो उत्पादकता की मूल अपेक्षा दी गई है। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। देखिए नीचे पहले शिक्षण विधि, दूसरे में सफलता प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे जैसे व्याख्यान देना ये हो जाएगा आपका स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। तो ये तीसरा हो जाएगा। समूहों में चर्चा ये आपका हो जाएगा प्रतिभागियों के प्रकरण आधारित भागीदारी। विचारवेश प्रक्रिया ये आपका हो जाएगा ये आपका बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। तो तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा। और अभिक्रमित अनुदेश की पद्धति इसका आपका हो जाएगा प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर चुनिए। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है शिक्षण पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। और अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। नंबर 4 शिक्षक कक्षा में ही छात्रों को संदेहों को स्पष्ट करता है। 5 नंबर छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। और 6 नंबर है शिक्षक
प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता का अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा 2, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि शिक्षण प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? छात्रों के विषय वस्तु के अनुच्छादन के आधार पर, विषय वस्तु छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर और कक्षा में शिक्षक सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका दे रहा है क्वेश्चन कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। देश की सामाजिक व्यवस्था से, समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से और शैक्षिक व्यवस्था से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं में से किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित सॉरी दोस्तों, और नेक्स्ट जो आपका दे रहा है यहाँ पे कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, और फिर नेक्स्ट दे रहा है आपका ऑप्शन धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की अभिकथन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। और अगला तर्क क्या दे रहा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे कूट में। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है, और फिर दे रहा है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट दे रहा है ऑप्शन कि ए सही है किंतु आर गलत है, और फिर आगे दे रहा है कि ए गलत है आर किंतु सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रहा है। देश की सामाजिक व्यवस्था से, समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यालय राजनीतिक व्यवस्था से और शैक्षणिक व्यवस्था से। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा समाज की आर्थिक स्थिति से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले विकल्प का चयन कीजिए, कारकों की सूची। और फिर नीचे दे रहा है कारकों की सूची क्या है? अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, और कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा अध्यापक के विषय का ज्ञान, और फिर अध्यापक का संप्रेषण कौशल, ये 3 नंबर, और फिर 6 नंबर कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन या कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है? संस्थागत प्रबंध में पूर्वकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना और गलतियों को स्वीकार करना। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे 1 2 3 सॉरी दे रहा है, हाँ 1 2 4 और फिर 1 3 4। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है 2 3 4 और फिर दे रहा है आपका ऑप्शन 1 2 3 4। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रहा है। अधिगमकर्ता के साथी समूह, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव और अधिगम के अभिभावकों का शैक्षिक प्रस्तर। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण और प्राधिकार। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा उद्देश्य और विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन, अनुवर्ती मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि और सादृश्यात्मक विधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, सादृश्यात्मक विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव समूह को किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको एडगर डेल ने प्रस्तुत किया था। तो चारों में से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे 4 और इस तरह ये ऑप्शन नंबर 4 जो शंकु वाला हम लोग पढ़े थे जिसमें 10 स्टेप दिया था वही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वह अध्ययन जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुनमन और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। पहला है शिक्षण, पहला ऑप्शन जो है वह है शिक्षण शास्त्र। वह अध्ययन जिसमें प्रौढ़ अधिगामियों हेतु रणनीतियों के रूप में प्रदर्शन, अनुनमन और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। आचरण यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है शिक्षण शास्त्र, एंड्रागाजी, नृविज्ञान और मनोविज्ञान। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण शास्त्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निर्णयात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। बाकी जो मूल्यांकन सत्रांश पर होता है, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने में से पहले किया जाता है, ये सब ऑप्शन आपके गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। ए में शिक्षण पद्धतियों का सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धतियों के फोकस की सूची दी गई है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे। पहली तरफ व्याख्यान विधि है तो इसको सम्मिलित करना है सेकेंड से, तो ये हो जाएगा बहुत अधिक प्रदान करना, तो आपका ये तीसरा हो जाएगा। अगला है प्रदर्शन विधि, तो ये हो जाएगा अनुभव आधारित अधिगम, तो ये सामने ही हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा आपका परियोजना विधि, तो ये हो जाएगा आपका परियोजना हो जाएगा विद्यार्थियों के विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करने हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा सहयोगात्मक विधि में, तो किसी कार्य में प्रतिभा परकता पर बल देना, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो जिस तरह जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 हो जाएगा
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। 3 2 4 1 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण है। 4 ऑप्शन दे रहा है। सर्वेक्षण करना, परिकल्पना निर्माण, सामूहिक चर्चा पर बल देना और किसी अनुसंधान में प्रयोग करना। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नीचे अगला क्वेश्चन है, नीचे अधिगम की कुछ विशेषताओं सूचीबद्ध की गई है। इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। अधिगमकर्ता का अध्यापक के प्रति सम्मान, अधिगमकर्ताओं का मानसिक योग्यता का स्तर, अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, अधिगमकर्ताओं की अंतर्वैयक्तिकता संबंध का स्तर, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो दे रहा है अधिगमकर्ताओं के समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है 2 3 4 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है। निपुणता का परीक्षण देना, क्विज सत्र का आयोजन, ग्रेडिंग प्रणाली, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना और विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो इसमें से हो जाएगा आपका 2 3 4। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्विज सत्र का आयोजन और फिर ग्रेडिंग प्रणाली, विद्यार्थियों का मूल्यांकन और शिक्षण प्रतिपुष्टि देना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 दे रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो 4 ऑप्शन दे रहा है। संवेदी प्रेरक चरण, संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। अगला है निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। 4 ऑप्शन दे रहा है। परिकल्पनात्मक, सादृश्यमूलक, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा परिकल्पनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? ठीक है, तो ये दे रहा है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? तो स्वयं आमने सामने शिक्षण, अधिगम, ट्यूटोरियल कक्षा और सेमिनार। तो ये स्वयं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना, विद्यार्थी कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना और अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। 4 ऑप्शन दे रहा है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षण की उन्मुखी, व्याख्यान का ह्रास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण और समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा तो अभिक्षमता, यहाँ पे फिर से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रहा है। व्यक्तिगत परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तिगत परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण और रुचि और अभिवृत्ति माप में। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित है? और यहाँ पे
पहला है उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, पूछताछ को बढ़ावा देना, अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, अन्वेषणात्मक और पुनः प्रस्तुति परकता, अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान। 4 ऑप्शन नीचे दे रहा है, 1 2 3 नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है और 2 3 4, फिर तीसरा है 1 4 5 और डी नंबर है 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, फिर अन्वेषणात्मक और प्रस्तुति परकता, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 की शिक्षण अधिगम व्यवस्था किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रशिक्षण सत्र, सूक्ष्म ग्राहिता प्रोत्साहन हेतु अनुबंधन, सूचना प्रक्रम की गुंजाइश रखने वाली अनुदेशात्मक प्रस्तुतियाँ, और शिक्षक विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने की संवादपरक प्रस्तुति। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दी गई सूची में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। यहाँ पे कुछ नीचे कारक दिए गए हैं, वो है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, विद्यालय समुदाय संपर्क। अगला जो ऑप्शन है वो है विद्यालय में कार्यक्रमों में विद्यालयों के माता पिता का रुचि, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति, और फिर शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 4 और फिर 6। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य पर उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरणों को सुनिश्चित करने से होता है, और समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, और शिक्षण एक सामाजिक कृत्य जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षण और अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, और फिर एक और ऑप्शन हो सही होगा कि समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरों को सुनिश्चित करने से होता है, और फिर अंत वाला हो जाएगा कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। अगला है तर्क कि समस्त अधिगम परीक्षण का परिणाम होता है। नीचे कूट दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की गलत व्याख्या है, ए सही है और लेकिन आर गलत है, और फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावित बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रहा है, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी के खाने की आदतें और शौक, और फिर विद्यार्थी के धार्मिक संबद्धता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार है। 4 ऑप्शन दे रहा है, संरचना, अनुदेशात्मक विधियाँ, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा अनुदेशात्मक विधियाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, बी सही है, सॉरी।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि, 4 ऑप्शन दे रहा है। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सही गलत हो, इसके सभी आधार वाक्य गलत हो परंतु इसका निष्कर्ष सही हो, इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सही भी सही हो। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है वो सी नंबर है, इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। तो इस तरह दोस्तों आज का हम लोग का जो प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।